दोस्तों, वर्ल्ड इन्फो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, हम थे जेम्स टाउन की आबादकारी पर। जेम्स टाउन के अलावा दीगर जगहों पर भी यूरोपीय कॉलोनियाँ बनाई गईं। नए आबादकारों ने बेपनाह मसाइल का सामना भी किया, जिनमें भूख, मौसमियाती सख्तियाँ और मकामी आबादकारों के साथ उनके तनाज़ात वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, नए आबादकारों की मुश्किलात का अंदाज़ा महज इस बात से लगाएं कि 1607 जब जेम्स टाउन आबाद हुआ, तब से लेकर 1624 तक 14,000 लोगों ने अमरीकी कॉलोनियों की तरफ बरतानिया और यूरोप के दीगर इलाकों से हिजरत की, और इनमें से महज 1624 तक वहाँ 1132 अफराद ज़िंदा रह पाए थे। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद वसी और अरीज़ ज़रख़ेज़ ज़मीन की मौजूदगी, वाफिर मिक़दार में खुराक की दस्तयाबी, सोने और चांदी की कानों की मौजूदगी, सियासी और मजहबी पाबंदियों से आज़ादी और कुछ दीगर ऐसे ख्वाब थे जिनके बायस किसी सैलाब की लहरों की मानंद मुहाजिरीन यूरोप से अमेरिका की तरफ बढ़ते चले आए। दोस्तों, नए आबादकारों के साथ मुकामी लोगों की लड़ाइयाँ भी हुईं, लेकिन बेहतर हथियारों की मौजूदगी की वजह से बिलाखिर माइग्रेंट्स यानी मुहाजिरीन फतहयाब हो गए, जिसके बायस बहुत बड़े पैमाने पर काबिल काश्त ज़मीनें नए आबादकारों के कब्ज़ा में आईं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और मसला सामने आया, वो ये कि ज़मीनें इतनी वसी थीं कि इनको काश्त करने के लिए बहरहाल तब तक ना तो कोई लेबर फोर्स मौजूद थी और ना ही माइग्रेंट्स के पास इतना सरमाया था कि यूरोप से मज़दूरों को लाकर काश्तकारी की जा सके। और ना ही दोस्तों, ये आज का जदीद ज़माना था कि मशीनों का सहारा लेकर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जा सकती। ये 17वीं सदी ईस्वी का ज़माना था, जिसमें सब कुछ बहरहाल इंसानों को खुद ही करना था। तो दोस्तों, इस मसले का एक ऐसा हल निकाला गया जो उस ज़माने में यूरोपीय ताकतों के लिए आसान और सस्ता तो था, मगर उस हल ने ना सिर्फ उस वक्त एक इंसानी अलमिया को जन्म दिया, बल्कि आइंदा आने वाली सदियों में अमेरिका का सबसे बड़ा मसला बनकर उभरा। बल्कि आज भी ये मसला अमेरिका की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। तो दोस्तों, लेबर की कमी का सस्ता और फौरी हल उस वक्त स्याह फार्म अफ्रीकी गुलामों की सूरत में निकाला गया, और इस कदर अफ्रीकी लोग गुलाम बनाकर खेतों में काम करने के लिए लाए गए कि 1770 तक यानी 1770 तक ये अमेरिका की आबादी में 5वां बड़ा तबका बन चुके थे। यूं मौजूदा शुमाली अमेरिका के मशरकी साहल के साथ साथ रकबा में कम मगर आबादी में ज़्यादा और खुशहाल ब्रिटिश अमेरिकन कॉलोनीज़ 13 की तादाद में आबाद हो गईं। दोस्तों, यूरोपीय ताकतें अमेरिका समेत दुनिया भर में मौजूद अपनी अपनी कॉलोनियों से बेपनाह माली फ़वाइद हासिल करती रहीं और अमीर से अमीर और मज़ीद ताकतवर होती चली गईं। और फिर वही हुआ जो ऐसी सूरत हाल में अक्सर हुआ करता है। अगर शायराना अंदाज में कहें तो इकबाल का ये मिसरा कि साहिब नज़रां नशाए कुव्वत है ख़तरनाक, ऐसी सूरत हाल की बखूबी वज़ाहत पेश करता है। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 1756 में ताकत के नशा में चूर यूरोपीय ताकतों के माबैन ग्लोबल सुपरमेसी यानी आलमी अजारादारी हासिल करने के लिए जंग छिड़ गई। ये जंग बरतानिया और फ्रांस के माबैन थी, लेकिन ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इनके इत्तेहादियों के माबैन भी लड़ी गईं। ये जंगें 1756 से शुरू हुईं और आइंदा 7 साल तक जारी रहीं, जिसमें बिल आखिर बरतानिया उज़्मा यानी ग्रेट ब्रिटेन की जीत हुई, जिसके नतीजे में फ़्रांस को शुमाली अमेरिका में मौजूद अपने तमाम मकबूज़ात से हाथ धोना पड़ा और उन पर भी बरतानिया की अजारादारी कायम हो गई। दोस्तों, बरतानिया जीत तो गया था, लेकिन जैसे हर चीज़ की एक कीमत हुआ करती है, वैसे ही हर जीत की भी एक कीमत हुआ करती है, और ताजे बरतानिया को ये कीमत अपनी कमज़ोर माली हालत के सूरत में चुकाना पड़ी थी। तो दोस्तों, ऐसे में ताजे बरतानिया ने अपनी कमज़ोर माली हालत को सहारा देने का तरीका ये निकाला कि उसने बराह रास्त कॉलोनियों पर टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए। अमरीकी कॉलोनियों पर बराह रास्त बगैर किसी मकामी लेजिस्लेचर की मंजूरी के टैक्सेस आयद करने का नतीजे के तौर पर कॉलोनी और ताजे बरतानिया के दरमियान अमल और रद्द अमल यानी एक्शन एंड रिएक्शन के एक ऐसे सिलसिले की सूरत में निकला जो बिलाखिर अमेरिका की आज़ादी पर इख्तिताम पजीर हुआ। दोस्तों, अगरचा इन कॉलोनियों पर ताजे बरतानिया का मुकर्रर करदा गवर्नर हुकूमत करता था, मगर इन कॉलोनियों पर टैक्सेस
اور قانون سازی کرنے کا اختیار مقامی اسمبلی ہی کے پاس تھا۔ لیکن دوستو، تاج برطانیہ نے 1764 میں شوگر ایکٹ کی صورت میں ایک ڈائریکٹ ٹیکس کالونیوں پر امپوز کر دیا۔ عوام نے اس پر احتجاج کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور اگلے ہی سال یعنی 1765 میں کنگ جارج ثالث نے امریکی کالونیوں پر ایک اور ڈائریکٹ ٹیکس اسٹیمپ ایکٹ کے صورت میں عائد کر دیا۔ اس ایکٹ کے مطابق لیگل نیوز پیپر، میگزینز اور تاش کے پتوں کی چھپائی کے لیے استعمال ہونے والے کاغذ کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اس پر برطانیہ میں تیار کردہ ایک مہر ثبت کروائی جائے اور اس کی قیمت بھی برطانوی کرنسی میں ہی ادا کی جائے۔ ناظرین، اس ایکٹ کو مقامی لوگوں نے سفید فام لوگوں کے حقوق کی پامالی سے تشبیہ دی، اور مشہور زمانہ نعرہ بھی اسی ایکٹ کے خلاف احتجاج کی طور پر سامنے آیا، یعنی نو ٹیکسیشن ود آؤٹ ریپریزنٹیشن۔ اور اسی ایکٹ کے خلاف احتجاج کے طور پر ہی سنز آف لبرٹی تنظیم بھی وجود میں آئی تھی۔ دوستو، بغیر مقامی لیجسلیچر کی منظوری اور مرضی کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور سال 1773 میں مشہور زمانہ ٹی ایکٹ امریکی کالونیوں پر عائد کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کے مطابق تاج برطانیہ یعنی برٹش کراؤن نے خسارے میں جا رہی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو بغیر کسی خاص ٹیکس کے چین اور انڈیا سے حاصل کردہ چائے امریکہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ دوستو، اس سے پہلے امریکہ 86% چائے سمگلنگ کے ذریعے حاصل کرتا تھا، جس سے مقامی امریکی تاجر کافی دولت بناتے تھے، لیکن اس ایکٹ کے بعد ان کا کاروبار خطرہ میں پڑ گیا، اور دیگر امریکیوں کے لیے بھی اس طرح بغیر مقامی لیجسلیچر کی منظوری کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن ناقابل قبول تھی۔ اور پھر سال 1773 یعنی 1773 میں وہ واقعہ پیش آ گیا جو کہ انقلاب امریکہ یعنی امریکن ریولوشن کی بنیاد بنا۔ دوستو، ہوا کچھ یوں کہ 16 دسمبر 1773 کو موجودہ امریکی ریاست میساچوسیٹس کے ساحلی شہر بوسٹن میں سنز آف لبرٹی تنظیم کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ مظاہرین اس قدر غم و غصہ میں تھے کہ وہ بوسٹن کے ہاربر پر کھڑے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہازوں پر چڑھ گئے اور ان پر موجود چائے کی پیٹیاں یا کارٹنز کو اٹھا کر سمندر میں پھینکنے لگے۔ دوستو، تاریخ اس واقعے کو بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اس واقعہ نے موجودہ سپر پاور یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد کی کہانی کہ کس طرح امریکی لوگوں نے اس وقت کی سپر پاور یعنی گریٹ برٹن سے ٹکر لی، نہ صرف ٹکر لی بلکہ آزادی بھی حاصل کری۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے آپ اگلے پارٹ کا انتظار کریں، اور اگر آپ کو ہماری